Hello students, welcome to Bo Thakur IAS Academy YouTube channel. This is weekly news analysis program जहाँ पर हम हफ्ते भर में जो भी important न्यूज़ आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं. In this video we will be discussing about all the important articles which are being published from 16th July to 22nd July. ये वीडियो आपके यूपीएससी एज वेल एज एपीएससी यानी कि स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए बेनिफिशियल है. यहाँ पर आपका हफ्ते भर का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो कवर हो जाते हैं, जहाँ पर द हिंदू, पीआईबी, असम ट्रिब्यून, इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिंट, डाउन टू अर्थ, इन सारे सोर्स से जो भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट होते हैं वो सब यहाँ पर हम कवर करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड सी हम कौन कौन से टॉपिक आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं. हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक होगा पॉलिसी टू चेक एयर पोल्यूशन इन दिल्ली एनसीआर, यानी कि दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन को कंट्रोल करने और चेक करने के लिए नया पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया गया है जो कि यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे. हमारा अगला टॉपिक है ऑफ बजटिंग बोरोइंग. केरला गवर्नमेंट ने बजट बोरोइंग को एक्सीड किया है, ऑफ बजट बोरोइंग को, जिसके बारे में सीएजी ने एक रिपोर्ट पेश किया है, तो यहाँ पर उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ I2U2 जो कि एक क्वाड्रिलेटरल एग्रीमेंट है, 4 देशों के बीच में एक एग्रीमेंट है, उसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे. हमारा अगला टॉपिक है ड्रैगन कैप्सूल डॉक्स विथ स्पेस स्टेशन. तो स्पेस एक्स ने एक नया ड्रैगन कैप्सूल लॉन्च किया है जो कि स्पेस स्टेशन में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाकर डॉक हुआ है, मिल गया है, उसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे. हमारा अगला टॉपिक है न्यू टार्डिग्रेड स्पीशीज़ डिस्कवर्ड इन किर्गिस्तान. तो टार्डिग्रेड का एक नया स्पीशी डिस्कवर किया गया है किर्गिस्तान में, उसके बारे में यहाँ पर हम जानेंगे. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ गोल प्रोग्राम. देन वील हैव टू डिस्कस अबाउट राष्ट्रीय गोकुल मिशन. और हमारा आखिरी टॉपिक आज का होगा बोनालू फेस्टिवल. राइट, बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक आई वुड लाइक टू आस्क यू प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बो ठाकुर IAS अकेडमी यूट्यूब चैनल. इसके साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जहाँ पर आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे, वेदर इट इज़ वीडियोज़, टेस्ट सीरीज़, कॉन्टेंट, वॉट एवर अपडेट्स आर देयर, वहाँ पर आपको सारे अपडेट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे. इसके साथ ही आप हमारे दूसरे सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट, बो ठाकुर IAS अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे. सो लेट्स स्टार्ट आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ न्यू पॉलिसी टू फाइट एयर पोल्यूशन इन दिल्ली एनसीआर. तो ये लाइव मिंट में खबर पब्लिश हुआ है. आपको मैं बार बार रिपीट कर देता हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि न्यूज़ का सोर्स क्या है. अगर कोई न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम से रिलेवेंट है, तो लाइव मिंट में ही नहीं, लगभग सारे न्यूज़पेपर में, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, सब में पब्लिश होता है. यहाँ पर मैंने लाइव मिंट का स्क्रीनशॉट लगाया है. ये जीएस पेपर 2 का हिस्सा है और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशन के पार्ट में आता है. राइट, तो हम देखते हैं खबरों में क्या है. तो कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, इन्होंने एक नया पॉलिसी अनवील या फिर डिटेल किया है जहां पर बताया गया है कि दिल्ली एनसीआर में अगले 5 साल में एयर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, या फिर क्या मेथड या फिर क्या पॉलिसीज़ हो सकती हैं जिससे एयर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके. दिल्ली पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ऑलरेडी एक ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा 2017 में. लेकिन ये मिड अक्टूबर से एक्शन में आता है. ऐसा क्यों? क्योंकि मिड अक्टूबर में दिल्ली में पोल्यूशन का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उसी समय दिवाली फेस्टिवल होता है. दिवाली फेस्टिवल हालांकि मेजर रीज़न नहीं है, मेजर रीज़न है स्टबल बर्निंग. जैसे कि पंजाब और हरियाणा में खेती होती है, खेती करने के बाद जब वहाँ का फसल काट लिया जाता है तो जिस फसल का जो हिस्सा खेतों में बचता है उनको निकालने से ज़्यादा सस्ता उनको पड़ता है कि वो उनको जला देते हैं. और उसको जलाने के बाद बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन रिलीज़ होता है एनवायरनमेंट में, जिसको रोकना बहुत ही ज़रूरी हो गया है. तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए नया पॉलिसी बनाया गया है. अगर हम हाइलाइट्स की बात करें, पॉलिसी कहाँ कहाँ मेजर एरिया में फोकस करते हैं, तो ये इंडस्ट्रीज़, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन, डस्ट फ्रॉम रोड्स एंड ओपन एरियाज़, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट बर्निंग, पावर प्लांट्स, क्लीन फ्यूल, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, रोड ट्रैफिक मैनेजमेंट, डीजल जनरेटर, बर्स्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स. तो इन सभी में ये हाईलाइटेड सेक्शंस हैं, इन सभी को लेकर पॉलिसीज़ बनाई गई हैं. अब हम पॉलिसीज़ को ब्रीफ में देख लेते हैं, उसके बाद हम ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान क्या है इसको भी ब्रीफ में जानने की कोशिश करेंगे. राइट, सो लेट्स सी व्हाट आर द पॉलिसीज़ इन ब्रीफ. तो सबसे पहला पॉलिसी में बताया गया है कि जो भी थर्मल पावर प्लांट है दिल्ली के रेडियस से 300 किलोमीटर में लाई करता है. मान लीजिए दिल्ली है, रेडियस का मतलब आपको पता ही है, ये एक सर्कल बना देंगे, तो ये एक सर्कल, तो ये 300 किलोमीटर डिस्टेंस है. तो इस एरिया में कहीं पर भी अगर थर्मल पावर प्लांट है, कोई भी थर्मल पावर प्लांट है इस रेडियस के अंदर में, तो उनको जो भी एमिशन के स्टैंडर्ड है यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा रिलीज़ की जाती है, जो भी मिशन का स्टैंडर्ड है उनको फॉलो करना पड़ेगा. अगर फॉलो नहीं करते हैं तो ये पेनलाइज होंगे या फिर उनको बंद करने की भी नौबत आ सकती है. तो ये यहाँ पर एक पॉलिसी में इन्वॉल्व किया गया है. इसके साथ ही दिसंबर 31, 2024 तक जितने भी डीजल पे चलने वाले ऑटो रिक्शा हैं
गुरुग्राम, फरीदाबाद, गौतम बुद्ध नगर और गाज़ियाबाद में यहाँ से इनको हटाए जाने की बात की जा रही है। और एनसीआर के बचे हुए डिस्ट्रिक्ट से दिसंबर 31, 2026 तक इन सारे डीजल एंड ऑटो रिक्शा को हटा दिया जाएगा। सिर्फ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो कि सीएनजी पे चलने वाले ऑटोज़ हैं और इलेक्ट्रिक ऑटोज़ हैं, उन्हीं का रजिस्ट्रेशन होगा अगले साल जनवरी 1, 2023 से। सिर्फ सीएनजी और इलेक्ट्रिक ऑटोज़ का ही रजिस्ट्रेशन होगा, डीजल या फिर पेट्रोल फेड ऑटो रिक्शा का रजिस्ट्रेशन होगा ही नहीं, राइट। और फ्यूल पंप्स में भी बताया गया है कि जनवरी 1, 2023 को ऐसे लोग को ही फ्यूल देना है, ऐसे व्हीकल्स को ही फ्यूल देना है जिनके पास वैलिड पोल्यूशन अंडर चेक हो, मतलब उनके पास सर्टिफिकेट हो पोल्यूशन कंट्रोल का, तभी उनको फ्यूल मिलेगा, राइट। और स्टेट गवर्नमेंट्स को भी कहा गया है कि अपने स्क्रैपिंग पॉलिसी को इंप्लीमेंट करें। स्क्रैपिंग पॉलिसी क्या होता है? स्क्रैपेज पॉलिसी, कोई भी व्हीकल का एक लाइफ होता है। मान लीजिए आप एक बाइक परचेस करते हैं तो बाइक का लाइफ होता है 15 ईयर्स तक, उसके बाद उसका यूज़ आप नहीं कर सकते हैं अगर हम गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के थ्रू जाएँ तो। लेकिन छोटे शहरों में ये सब पॉइंट्स को नहीं माना जाता है, लेकिन दिल्ली क्योंकि हमारा कैपिटल है देश का और यहाँ पर पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा है, तो दिल्ली और दिल्ली के अगल बगल के जो एरिया है वहाँ पर स्क्रैपेज पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा गया है। यानी कि एक बार गाड़ी का एज ख़त्म हो जाए तो वो स्क्रैप में चला जाएगा। स्क्रैप मतलब कि भंगार में, कबाड़ में एक तरीके से, ठीक है। और अनइंटरप्टेड यूज़ ऑफ डीजल जनरेटर, जो डीजल जनरेटर्स होते हैं, अगर हॉस्पिटल्स हो गए या फिर बहुत मैरिज पर्पसेस हो गए, बहुत जगह पर होते हैं जहाँ पर डीजल जनरेटर्स का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जाने पर। मतलब कभी लाइट कट गई तो आपने जनरेटर्स का उपयोग देखा होगा, शादियों में आपने देखा होगा डीजल जनरेटर का ज़रूरत होता है। तो यहाँ पर सिर्फ स्पेशल केसेस में ही इसको अलाउ किया जाएगा, कोई इमरजेंसी पर्पस से तभी अलाउ किया जाएगा, नहीं तो इन पर भी बैन लगेगा। आगे के पॉलिसीज़ की बात करें कि जो भी इंडस्ट्रियल में कोल यूज़ होते हैं, जो भी इंडस्ट्रीज़ में कोल यूज़ होते हैं, उन पर भी बैन लगाया जाएगा अगले साल जनवरी 1, 2023 के। और स्टबल बर्निंग जो पंजाब और हरियाणा में होता है उनको कम करने के लिए बताया गया है कि 6 मिलियन टन और 2 मिलियन टन पैडी स्ट्रॉ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में लाया जाएगा। मतलब कि जो स्टबल बर्निंग होता था उनको वहाँ से निकाल के इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में लाया जाए और थर्मल पावर प्लांट्स में यूज़ किया जाए, बायोमास प्रोडक्शन में यूज़ किया जाए, लेकिन उसको जलाए जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और इन सबको पूरे करने का जो टाइमिंग दिया गया है 31 दिसंबर 2026 तक, मतलब इस समय तक आते आते फुली जो भी वहाँ का स्टेबल बर्निंग है उनको रोका जा सके। और बायोडिकम्पोजर पर भी ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया है। बायोडिकम्पोजर क्या होता है? जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल होता है, उसको डिकम्पोज किया जाता है, एक पिट में रखा जाता है और ऊपर से बंद कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ये डिकम्पोज होकर गैस जनरेट करते हैं। गैस जनरेट करने के बाद जो होता है उस गैस से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं और ये एक नॉन हार्मफुल इलेक्ट्रिसिटी होता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, किसी तरीके का फ्यूल कम्बशन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ डिकम्पोज हो रहा है। डिकम्पोज होने से जो भी एनर्जी रिलीज होती है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और साथ ही में जो प्रोडक्ट यहाँ पर डिकम्पोज किया है उसको एज अ फर्टिलाइज़र खेतों में यूज़ किया जा सकता है। तो बायोडिकम्पोजर पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है। इफेक्टिव ट्रैफिक मैनेजमेंट भी बताया जा रहा है कि ट्रैफिक अगर सही से प्रॉपर मैनेज हो जाए तो एयर पोल्यूशन में काफ़ी कंट्रोल मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं ट्रैफिक लगता है तो गाड़ी ऑन रहती है, वहाँ से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन रिलीज़ होता है, तो इसलिए ट्रैफिक मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो पोल्यूशन का डेटा है वो मैनेज नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी सेंसर्स उतने अच्छे नहीं हैं। तो इन गैप्स को फिल करने के लिए भी सेंसर बेस्ड मॉनिटरिंग लगाया गया है ताकि रूरल और पेरी अर्बन एरियाज़ को भी हम डेटा वहाँ से उठा सके और प्रॉपर मेंटेन किया जा सके, प्रॉपर डेटा मेंटेन किया जा सके और हमें पता रहे कि किस एरिया में कितना पोल्यूशन है, राइट। अब हम बात करेंगे PM 2.5 के बारे में। तो पहले क्या होता था, जब तक एनवायरनमेंट पर पार्टिकुलेट मैटर 2.5 तक या फिर पार्टिकुलेट मैटर 10 कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ता नहीं था एयर में, तब तक एक्शन नहीं लिया जा सकता था। लेकिन अभी इस पॉलिसी के अंतर्गत बहुत सारे एक्शन लिए जाएंगे, जो कि एक्शन अभी मैंने बताया वो सब सारे एक्शन लिए जाएंगे। अब यहाँ पर आपको पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के बारे में जान लेना ज़रूरी हो जाता है। आप जानते भी होंगे हालांकि, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं ब्रीफ आउट कर देता हूँ। तो जो पार्टिकुलेट 2.5 मैटर होता है ये मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन होता है। ये सॉलिड और लिक्विड का एक मिक्सचर होता है जो कि हवा में सस्पेंडेड होता है, मतलब एयर में अवेलेबल होता है, हमारे नेकेड आई से नहीं दिखता है, हम उसको देख नहीं सकते हैं जब तक उसको हम टेलीस्कोप या फिर माइक्रोस्कोप के अंदर में, माइक्रोस्कोप के अंदर में, टेलीस्कोप तो खैर नहीं, माइक्रोस्कोप के अंदर में इसको नहीं लाते हैं, ठीक है। और फ्यूल्स के बर्निंग और केमिकल रिएक्शन की वजह से ये पार्टिकुलेट मैटर 2.5 एयर में रिलीज़ होते हैं, या फिर नेचुरल प्रोसेस जैसे फॉरेस्ट फायर्स है उसके द्वारा भी पार्टिकुलेट मैटर 2.5 हवा में रिलीज़ होते हैं। और इवन ये स्मॉग का एक मेजर रीज़न है। ठंडियों में आप देखते होंगे कोहरा, आपने सुना होगा, कोहरा यानी फॉग अलग चीज़ हो गया, वो नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन स्मॉग क्या होता है, उस फॉग में भी पोल्यूशन होता है। तो ये पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है, मेजर रीज़न है स्मॉग फॉर्मेशन का। यहाँ पर एक कंपैरिजन दिया गया है, एनालॉजी दिया गया है आपको समझने के लिए कि पार्टिकुलेट मैटर 2.5 कितना छोटा होता है। तो ये एक ह्यूमन हेयर दिखाया गया है यहाँ पर, जिसका थिकनेस 50 से 70 माइक्रोमीटर है, ठीक है। और वही
पार्टिकुलेट मैटर की बात करें तो ये 2.5 माइक्रोमीटर का होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक बाल है, इस बाल में अगर 1 2 3 4 5 पार्टिकुलेट मैटर 10 के बराबर अगर पॉलन डस्ट आ रहे हैं, इसके पार्टिकुलेट मैटर 10 के एग्जांपल हैं डस्ट, पॉलन, मोल्ड, ये सब इसके एग्जांपल हैं। तो इस एक पार्टिकुलेट मैटर 10 में 4 पार्टिकुलेट मैटर 2.5 आ सकते हैं। तो ये कितना छोटा है, कितना छोटा साइज़ आप समझ सकते हैं, इसीलिए आपको दिखता नहीं है। अब हम यहाँ पर एक और एनालॉजी दिया गया है सैंड पार्टिकल्स। आप रेगिस्तान में या फिर आपके घर कंस्ट्रक्शन हो रहा तो आपने बालू देखा होगा, तो बालू के जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा पतला होता है ये पार्टिकल 2.5, क्योंकि एक फाइन बीच सैंड जो है वो 90 माइक्रोमीटर्स का होता है। अब सीधी सी बात है, बाल से अगर हमारा जो पतला है, छोटा है, जिसमें कई गुना चीज़ें आ जाती हैं, तो हमें आंखों से कैसे दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कंपैरिजन था, समझाने के लिए आपको बताया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हाँ, अगर आपको माइक्रोमीटर का अंदाज़ा नहीं है तो 1 मीटर में 10 लाख माइक्रोमीटर होता है। यानी कि अगर 1 मीटर अगर हम डिस्टेंस निकाल दें तो इसका 10 लाख पार्ट कर दें तो जो एक हिस्सा होगा वो 1 माइक्रोमीटर के बराबर होगा। राइट, आई होप यू हैव गॉट दिस पॉइंट। अब हम आगे आते हैं ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के बारे में, जो एनसीआर का है। तो इसको 4 स्टेजेस में बताया गया है, स्टेज 1 2 3 4। स्टेज 1 मतलब कि बहुत पुअर कंडीशन है, जहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 201 से 300 के बीच में है। स्टेज 2 वेरी पुअर, जहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 301 से 400 के बीच में है। स्टेज 3 सीवियर है, AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 401 से 450 है। तो ये यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं। और एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, हम डेली मॉनिटर करते हैं कि हवा का क्वालिटी क्या है, एयर का क्वालिटी क्या है, उसे हम AQI कहते हैं। यहाँ पर कलर कोडिंग भी दी गई है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं ब्रीफ आउट कर देता हूँ। अगर AQI ग्रीन है मतलब कि अगर उसका वैल्यू 0 से 50 के बीच में है तो बहुत अच्छा है, येलो है तो मॉडरेट है, ऑरेंज है तो अनहेल्दी सेंसिटिव ग्रुप के लिए, मतलब कि ऑरेंज है तो सबके लिए, जनरल पब्लिक के लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सेंसिटिव ग्रुप है, अनहेल्दी है, उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। रेड है तो अनहेल्दी हो जाता है, पर्पल है तो वेरी अनहेल्दी, और मैरून है तो हजार्डस हो जाता है। तो यहाँ पर आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, बहुत ईजी है, देयर इज़ नथिंग मच टू एक्सप्लेन। इट इज़ जस्ट टू लेट यू नो व्हाट इज़ दिस एयर क्वालिटी इंडेक्स एंड व्हाई इट इज़ यूज एंड व्हाट आर द नंबर्स। आप कभी मोबाइल्स में जब वेदर कंडीशंस देखते होंगे तो उसमें AQI बताता होगा कि AQI आज का 200 है या 150 से या 200 के बीच में है। तो जो भी नंबर्स बताता है तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं, अगर वो 150 से 200 के बीच में है तो यानी कि वो बहुत ही अनहेल्दी है, आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ की एयर क्वालिटी बहुत ही अनहेल्दी है। राइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान फॉर दिल्ली NCR। इसके बीच में अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्या बन सकता है, तो CAQM कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ये क्या है, कैसी बॉडी है, एक ये स्टैट्यूटरी बॉडी है या फिर इट इज़ अथॉरिटी सप्रेस द सेंट्रल एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स ऑफ ऑल स्टेट। मतलब कि ये ऐसा अथॉरिटी है जो कि सेंटर और स्टेट के जो भी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनको ये ऑर्डर्स देता है, उनको मानना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी ज़रूर है, लेकिन ये सेंट्रल और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऊपर नहीं आता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1, तो A आंसर सही हो जाएगा हमारा। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, पोल्यूशन से रिलेटेड एनवायरनमेंट में आपको क्वेश्चन आते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ से आप आंसर लिख सकते हैं। मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, CAG पुल्स अप केरला अगेन फॉर ऑफ बजटिंग बोरोइंग। जैसा कि मैंने बताया, ये आपके इकॉनमी GS पेपर 3 का हिस्सा है। तो केरला गवर्नमेंट अपने ऑफ बजट बोरोइंग को एक्सीड कर चुका है, इसकी वजह से CAG ने रिपोर्ट दिया है। अब ये डिटेलिंग क्या है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले न्यूज़ में क्या है वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, केरलाज ओवरऑल डेट इज़ एट ₹3,24,855.06 करोड़, एक ऑडिट रिपोर्ट में पाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑफ बजटिंग क्यों हुआ है कि ऑफ बजटिंग के लिए केरला का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड और केरला का सोशल सिक्योरिटी पेंशन लिमिटेड, इन्होंने एक 16,000 करोड़ जो है ओवरऑल डेप्ट में एक कंक्लूड करते हैं, मतलब इंक्लूड करते हैं ये। ठीक है, और जो एक लिमिट होता है, ऑफ बजट बोरोइंग का एक लिमिट होता है, उसको इन्होंने एक्सीड किया है। ऑफ बजट बोरोइंग क्या है उसको भी हम डिटेल में जानेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस क्या है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को बोरोइंग के लिए। बोरोइंग क्या होता है, पैसा, मतलब सरकार को देश चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। तो ये पैसे कहाँ कहाँ से आते हैं, बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। ठीक है, तो वो उनमें से एक सोर्स है ऑफ बजट बोरोइंग, अभी डिटेल में हम जानेंगे, बट एज आई सेड पहले हम प्रोविजंस देख लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 12 चैप्टर 2 में मेंशन किया गया है आर्टिकल 292 और आर्टिकल 293, दो आर्टिकल्स है जिसमें बताया गया है आर्टिकल 292 में सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे किस तरीके की बोरोइंग ले सकता है उसके बारे में बताया गया है, और आर्टिकल 293 में स्टेट्स किस तरीके की बोरोइंग ले सकता है उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर डिटेल दिया गया है, यू कैन रीड दिस इन योर पॉलिटी सेक्शन, ये पॉलिटी सेक्शन में आपके आता है। राइट, अब हम आगे देखते हैं केरला गवर्नमेंट का कंसर्न क्या है। अब इस कंसर्न को समझने से पहले मुझे लगता है पहले हम ऑफ बजट बोरोइंग समझ लेते हैं। तो ऑफ बजट बोरोइंग या फाइनेंसिंग क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया, किसी भी सरकार को अपना देश या फिर अपना स्टेट चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। पैसे कहाँ से आते हैं, एक तो आता है बजट से,
बजट। और दूसरा आता है एक्स्ट्रा बजट बोरोइंग। एक्स्ट्रा बजट बोरोइंग मतलब कि बजट से नहीं आ रहा है। बजट क्या होती है? कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। इंडिया के पास पैसा होता है। पैसा कहाँ से आता है? टैक्सेस से पैसा आता है। ये बहुत डिटेल में हम चले जाएंगे, इसलिए बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा, इसलिए मैं यहाँ पर शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो टैक्सेस से पैसा आता है और ये लोन्स वगैरह से होता है, या फिर पब्लिक जो भी कंपनीज़ होती हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ होती हैं, वहाँ से पैसे आते हैं। तो बजट से पैसा अगर नहीं लेना है, मान लीजिए सरकारों को क्या होता है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनके अपने डेफिसिट को कम करना होता है। डेफिसिट क्या होता है? अब डेफिसिट भी एक बहुत ही कॉमन टर्म है, इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आसाम बजट, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं, यहाँ पर उसको आप आसानी से समझ सकते हैं। तो जब भी स्टेट गवर्नमेंट का डेफिसिट ज़्यादा बढ़ता है तो वो ऑफ बजट बोरोइंग इंक्लूड करते हैं या फिर यूज़ करते हैं, ताकि उनके डेफिसिट पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट ना हो, बहुत ज़्यादा डेफिसिट ना होने लगे। क्योंकि सीधी सी बात, आपके सर पे अगर उधार रहेगा, लोन रहेगा, तो आपको हेडेक होगा, तो वहाँ पर दिखाना ना पड़े, इसलिए यहाँ पर ऐसी चीज़ें की जाती हैं। तो ये जो ऑफ बजट बोरोइंग है, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे कि PSUs हो जाते हैं या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो जाते हैं। ऐसे बैंक्स या फिर ऐसे कंपनी से पैसे सरकार लेती है अपने काम को करने के लिए, राइट। सरकार का काम क्या होता है? रोड बनाना, हॉस्पिटल बनाना, स्कूल कंस्ट्रक्ट करना, सब्सिडीज़ देना, ऐसे काम सरकार के पास होती है। तो यहाँ पर इसका जो मेन एक फैक्टर है, जो यहाँ पर मेन चीज़ समझने वाली बात ये है कि जो लोन होता है, मान लीजिए गवर्नमेंट को रोड बनाना है, अब इस रोड बनाने के लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, तो पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ होती हैं या फिर बैंक्स होती हैं, तो या तो बैंक से लोन ले लेगा, या फिर पब्लिक सेक्टर से बोलेगा कि आप लोन लीजिए बैंक से और हमें ये काम करने के लिए दीजिए, या तो या हमारे द्वारा आप काम कीजिए। तो यहाँ पर जो लोन का जो भार आ रहा है सरकार के ऊपर नहीं आ रहा है, इन पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ के ऊपर आ रहा है। अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये एक मान लीजिए PSU है, ये इसको स्टेट गवर्नमेंट में एक रोड बनाना है, तो ये इससे कॉन्टैक्ट करेगा, ये जाके बैंक से लोन लेंगे और रोड कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाएगा, जिसमें जो लोन का भार हुआ या फिर जो डेफिसिट हुआ वो सरकार के अकाउंट में ऐड नहीं हो रहा है, सरकार का काम भी हो जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर चलती हैं। अब दूसरे तरीके भी होते हैं ऑफ बजट बोरोइंग के, जैसे कि SPV होता है, स्पेशल पर्पस व्हीकल, यानी कि मान लीजिए एक ब्रिज बनाना है या पुल बनाना है, तो स्पेशल पर्पस व्हीकल बॉन्ड्स निकाल दिए गए। गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स होते हैं जो कि आप खरीदते भी हैं, एक इन्वेस्टमेंट टूल होता है आपके लिए, तो सरकार वहाँ से भी पैसा उठा के ये सारे काम करा सकती है, राइट। सो दिस इज़ व्हाट वी मीन बाय ऑफ बजट फाइनेंसिंग या ऑफ बजट बोरोइंग। अब ये प्रॉब्लमेटिक क्यों है? प्रॉब्लमेटिक इसलिए है क्योंकि जो भी इम्प्लीकेशन होता है बजट का, वो प्रैक्टिकल रीज़न के लिए होता है। मतलब जो भी पैसों का यूज़ हो रहा है वो ऐसा नहीं है कि हवाबाजी में सब यूज़ हो जा रहा है, उसका ब्रिज बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है, रोड बन रहे हैं, तो उनको भी बजट में प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता है वो मैं पहले बता चुका हूँ, ताकि सरकार का जो डेफिसिट होता है, फिजिकल डेफिसिट होता है, उनको वो मेंटेन कर सकें, ठीक है। और बजट कंट्रोल्स को एस्केप करने के लिए गवर्नमेंट, दुनिया की लगभग सारी सरकारें ऐसा करती आई हैं, ठीक है। तो ये था यहाँ पर ब्रीफ इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑफ बजट फाइनेंसिंग। अब हम समझ लेते हैं केरला गवर्नमेंट का कंसर्न क्या है। तो जैसा कि CAG कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट दिया, ऑडिट दिया, जिसमें बताया कि आप एक्सीड कर जा रहे हैं। तो यहाँ पर केरला गवर्नमेंट बता रही है कि ये स्टेट डेवलपमेंट को यहाँ पर रोका जाएगा। जैसा कि KIIB क्या है यहाँ पर? केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड। तो ये जो भी फंड्स यूज़ कर रही है वो स्कूल, रोड, हॉस्पिटल वगैरह कंस्ट्रक्ट करने के लिए कर रही है पैसे। अब अगर CAG ऐसी रिपोर्ट देती है तो जो स्टेट का इंटरेस्ट है उसमें दिक्कत आएगी। ये सब सारे चीज़ पब्लिक वेलफेयर के लिए हो रहा है, ऐसा तो है नहीं गवर्नमेंट अपने लिए कर रही है, तो ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। दूसरी बात ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने या फिर CAG ने स्टेट को अपॉर्चुनिटी नहीं दिया अपने कमेंट्स या फिर अपने आप को डिफेंड करने के लिए, तो ये भी एक यूनिलेटरिज्म का मुद्दा आता है। अगला बात, केरला गवर्नमेंट ने क्या कहा कि जो भी हम फंड्स ले रहे हैं वो RBI अप्रूव्ड है। ऐसा नहीं है कि हम कोई ब्लैक में मनी ले रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, ये प्रॉपरली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि सेंट्रल बैंक है वहाँ से अप्रूव करके सारे काम हो रहे हैं, राइट। और ये कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। अब हम इसमें देख लेते हैं CAG क्या है। तो CAG हमारे देश के कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, जो कि एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर में। मतलब कि ये कोई पार्लियामेंट्री बॉडी नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आता है। और जो भी हमारे CAG होते हैं वो इंडिया के ऑडिट और अकाउंट डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, या फिर कह सकते हैं पब्लिक पर्स के गार्जियन होते हैं। पब्लिक पर्स क्या होता है? जो भी टैक्सेस आप देते हैं, आप कोई भी सामान खरीद रहे हैं, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज ले रहे हैं, आप टैक्स देते हैं। आप पैसे कमा रहे हैं, इनकम टैक्स देते हैं। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उस पर टैक्स देते हैं। तो वो सब कुछ गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और पब्लिक पर्स में जाता है वो, तो इसके एक गार्जियन होते हैं। अब इस पैसों को सरकार कैसे यूज़ कर रही है, तो वो अकाउंटेबिलिटी होती है, ये अकाउंटेबिलिटी इनको देनी पड़ती है। तो ये पार्लियामेंट में गवर्नमेंट्स को मतलब कि ये सारा चीज़ें एनालाइज करते हैं और पब्लिक के लिए ये अकाउंटेबल होते हैं कि आपका पैसा मिसयूज़ नहीं हो रहा है।
अगर हम बात करें हमारे करंट सीएजी के, तो श्री गिरीश चंद्र मुर्मू हमारे करंट सीएजी है। ये वनडे एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन आपके, ठीक है। इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑफ बजट बोरोइंग। तो सबसे पहला यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है, ऑफ बजट बोरोइंग हेल्प्स टू कीप द कंट्री फिजिकल डेफिसिट विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट। तो ये तो यहाँ पर सही हो जा रहा है, ठीक है। ये हमने अब देखा भी गवर्नमेंट्स क्यों इसको यूज़ करती हैं। दूसरा स्टेटमेंट दिया है, ऑफ बजट बोरोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ कैलकुलेशन ऑन फिजिकल इंडिकेटर एंड डज नॉट हैव एनी फिजिकल इम्प्लीकेशन। ऐसा नहीं होता है, इम्प्लीकेशन तो होता है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर नॉट ऑथराइज टू फंड दी ऑफ बजट एक्सपेंसेस। ये भी गलत स्टेटमेंट है। क्यों होता है, और ये भी क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक ऑथराइज होती है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाता है, वन ओनली, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर। फर्स्ट I2U2 इंडिया इजराइल यूएई यूएसए लीडर्स वर्चुअल समिट। ये इंटरनेशनल रिलेशन जीएस पेपर 2 का हिस्सा है आपके। तो यहाँ पर हम देखते हैं खबरों में क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने पब्लिश हुआ है, साथ ही में और भी न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था। सो खबरों में यहाँ पर हम देख सकते हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अनाउंस एन इन्वेस्टमेंट ऑफ $2 बिलियन टू डेवलप अ सीरीज ऑफ इंटीग्रेटेड फूड पार्क अक्रॉस इंडिया। ये किस लिए डेवलप किया जा रहा है, टू टैकल फूड इनसिक्योरिटीज़ इन साउथ एशिया एंड मिडिल ईस्ट, ठीक है। तो साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट में जो भी फूड इनसिक्योरिटीज़ हैं, जो भी लोगों को खाना टाइम पे नहीं मिल रहा है, टाइम पे क्या मतलब कि जो फूड का जो प्रॉपर सप्लाई है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, उसके लिए यहाँ पर फूड पार्क्स को डेवलप किया जाएगा। और यूएई ने $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया गया है, ठीक है। और सबसे पहला ये लीडर समिट है I2U2 का, जो कि 14 जुलाई 2022 को वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ये चारों देश के लीडर आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे देश के, यूएसए के, यूएई के और इजराइल के। और हम बात करें I2U2 है क्या, तो ये एक नया ग्रुपिंग है जो कि 4 देशों के द्वारा मिलकर बनाया गया है, इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएस के द्वारा, जो कि इसका नाम इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन रखा गया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एरिया फोकस की। तो यहाँ का जो एरिया फोकस है, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कोऑपरेशन को एक्सपैंड करना। कहाँ पर, मिडिल ईस्ट और एशिया में, मिडिल ईस्ट और एशियन कंट्रीज़ में जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन और पॉलिटिकल कोऑपरेशन है उसको एक्सपैंड करना इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है, जिसमें ट्रेड, कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज, एनर्जी कोऑपरेशन, ये मेजर एक अहम पिलर्स होंगे, अहम हिस्सा होंगे। क्योंकि अभी एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा कंसर्न है, हर जगह प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ट्रेड से इकॉनमी डेवलप होगा, एनर्जी से हमारा एनवायरनमेंट के लिए अगेन बेनिफिशियल होगा, इसलिए यहाँ पर मेजर हिस्सा है। ये चारों देश का जो फ्रेमवर्क है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए कंसर्न होंगे, फोकस रहेंगे यहाँ पर। अगेन फ़ायदा क्या होगा, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो ट्रांसपोर्टेशन ईजी होगा, टेक्नोलॉजी होगा तो अगेन हमारा प्रोसेस तेज होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, मैरीटाइम सिक्योरिटी होगा तो सब सारे देश प्रोटेक्टेड रहेंगे। और अगर कोऑपरेशन इन सब चीज़ों में होता है, मैरीटाइम में या फिर डिफेंस में अगर कोऑपरेशन होता है, तो जो हमारा मेजर बजट का खर्चा डिफेंस में जाता है वो बचेगा, ठीक है। तो डेवलपमेंट में आसानी हो जाएगी। और जो सबसे पहला हमारा वर्चुअल समिट I2U2 का था, वो जैसा कि मैंने बताया ग्लोबल फूड और एनर्जी क्राइसिस पे कंसर्न था, क्योंकि यहाँ पर यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, अफगानिस्तान में इश्यूज़ हैं, तो इन सब के चक्कर में फूड और एनर्जी क्राइसिस का यहाँ पर मेजर अहम हिस्सा रखा गया, ठीक है। अगर हम मैप्स पे देखें यहाँ पर, तो इंडिया हमारा यहाँ पर इंडिया जाता है, मिडिल ईस्ट एरिया ये है, यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। तो यहाँ पे ये कोऑपरेशन के लिए कैसा कोऑपरेशन, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन यहाँ पर एक मेजर अहम हिस्सा यहाँ पर रहा है इस समिट का, फिर इस मीटिंग का, ठीक है। बैकग्राउंड की बात करें तो ये अब्राहम अकॉर्ड से बना है। तो अब्राहम अकॉर्ड सितंबर 2020 में इजराइल, यूएई, बहरीन और तीनों कंट्रीज़ ने मिलकर एक अब्राहम अकॉर्ड साइन किया गया था, जो कि यूनाइटेड स्टेट द्वारा ब्रोकर्ड, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स भी यहाँ पर एक अहम हिस्सा यहाँ पर निभाया था। ये क्यों किया गया था, ताकि इजराइल का जो रिलेशन है गल्फ़ कंट्रीज़ में उसको नॉर्मलाइज, उसको ईजी किया जा सके। अगर पड़ोसी देशों का जो रिलेशन है अच्छा रहेगा तो वॉर्स नहीं होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे और इकॉनमी या फिर देश को डेवलपमेंट करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। I2U2 इनिशियली अक्टूबर 2021 में फॉर्म हुआ था और आगे चलकर अब्राहम अकॉर्ड के बाद, अब्राहम अकॉर्ड हमने देखा सितंबर 2022 में फॉर्म हुआ था, उसके बाद इसी के बेसिस पर वेस्ट एशिया और यूएसए के बीच में जो I2U2 फॉर्म हुआ अक्टूबर 2021 में फॉर्म हुआ। और इसका जो इशू था मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट, ये मेजर इशू इसमें रहे हैं। और इसका एम क्या है, वही एम है टू हार्नेस यूनिक एरे ऑफ कैपेबिलिटीज़, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ ऑल 4 नेशन, ठीक है। अब यहाँ पर सिग्निफिकेंस क्या होगा, मतलब कि इंडिया के लिए I2U2 का क्या सिग्निफिकेंस होगा, क्या बेनिफिशियल होगा यहाँ पर। तो अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो सबसे पहले तो इंडियाज़ वेस्ट एशियन पॉलिसीज़, तो इंडिया का जो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ जो भी पॉलिसीज़ जो टाई अप है वो डीपन हो जाएगा। और यहाँ पर इजराइल और दूसरे कंट्रीज के साथ उनका रिलेशन मेंटेन रहेगा। एक्चुअली होता क्या है, अगर 2 देश आपस में दुश्मन हैं, मान लीजिए इजराइल
और यूएई आपस में दुश्मन है और इंडिया बीच में यहाँ पर है। इंडिया का रिलेशन इजराइल से बहुत अच्छा है। अगर इंडिया कोशिश करेगा यूएई से भी रिलेशन बनाने का तो इजराइल नाराज़ हो जाएगा, इनका रिलेशन इम्पैक्ट होगा। लेकिन इस I2U2 की वजह से जो पॉलिसीज़ है, जो रिलेशंस हैं, वो बिना इस रिलेशन को डिस्टर्ब किए हुए इस रिलेशन को भी अच्छा बनाया जा सकता है। अगला क्या है, मार्केट बेनिफिट है। तो इंडिया हम जानते हैं एक मैसिव कंज्यूमर है। क्यों? क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन बहुत बड़ा है। चाइना भी एक बहुत ज़्यादा कंज्यूमर कंट्री है, बहुत मैसिव कंज्यूमर कंट्री है। तो यहाँ पर जो भी हाईटेक टेक्नोलॉजीज़ हैं, गुड्स एंड सर्विसेज हैं, ईजिली आ सकते हैं, यहाँ पर प्रोड्यूस किया जा सकता है। जो भी वेस्टर्न कंट्रीज़ के इन्वेस्टर हैं, वेस्ट एशियन कंट्रीज़ के, यहाँ पर ईजिली इन्वेस्ट कर सकते हैं। कंपनीज़ यहाँ पर लगा सकते हैं, फैक्ट्रीज लगा सकते हैं, डेवलपमेंट हो सकता है, प्रोडक्ट्स बन सकते हैं और कंज्यूमरिज्म यहाँ पर बढ़ेगा। जियो पोलिटिकल प्रेजेंस भी बढ़ेगा। आप यहाँ पर I2U2 जो है इंडिया का जो पोलिटिकल प्रेजेंस को बूस्ट करेगा, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है अपने आप में, बहुत बड़ा इकॉनमी है। वेस्ट एशिया का जब सपोर्ट मिलेगा तो स्ट्रैटेजिकली और इकोनॉमिकली भी इंडिया एक अपने आप को बड़े वर्ल्ड प्लेयर के फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकता है। और इंडिया और डायस्पोरा रेमिटेंसेस क्या होता है? जो दूसरे देश से पैसा इंडिया में आता है इन्वेस्टमेंट या फिर गिफ्ट के फॉर्म में। तो अगर हम इस रेमिटेंस की बात करें तो 8 से 9 मिलियन इंडियंस वेस्ट एशिया में रहते हैं, जिसमें से 2.5 मिलियन इंडियन सिर्फ यूएई में रहते हैं। अब इन देशों से जो रेमिटेंस आता है बहुत बड़े अमाउंट में आता है। अगर 2017 की रिपोर्ट की बात करें तो गल्फ़ कंट्री से 38 बिलियन यूएस डॉलर रेमिटेंस के रूप में इंडिया में आता है। तो अगर ऐसे पैसे इंडिया में आ रहे हैं तो इंडिया के इकॉनमी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। सो दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनता है, व्हाट इज़ I2U2 सबमिशन, सम टाइम मेंशन इन द न्यूज़, क्या है ये? तो यहाँ पर आप ऑप्शंस देख सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल ओवर हियर बिकॉज दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, ड्रैगन कैप्सूल डॉक्स विद स्पेस स्टेशन ऑन SpaceX 25th कार्गो मिशन। ये स्पेस टेक्नोलॉजी GS पेपर 3 का हिस्सा है, राइट। सो लेट्स सी व्हाट इज़ इन न्यूज़। तो हाल ही में क्रू ड्रैगन नाम का स्पेसक्राफ्ट जो कि SpaceX द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर क्या क्या पॉइंट्स आप देखेंगे। क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट है, बनाया किसके द्वारा है? SpaceX। इन्होंने एस्ट्रोनॉट को सक्सेसफुली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचाया है, ठीक है, जो कि नासा के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन किया गया है। अब SpaceX जो है पहली ऐसी प्राइवेट कंपनी बन गई है जो कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट या फिर ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट को ऑर्बिट तक पहुंचाया है। इससे पहले US, रशिया, चाइना इन लोगों ने काम किया है, लेकिन ये गवर्नमेंट एजेंसीज थी इनकी। लाइक नासा है, रशिया की एक अपनी स्पेस एजेंसी है, चाइना की अपनी स्पेस एजेंसी है। तो गवर्नमेंट की स्पेस एजेंसी ने काम किया था, लेकिन अभी तक प्राइवेट कंपनी, किसी ने प्राइवेट कंपनी ने काम नहीं किया था जहाँ पर SpaceX पहला प्राइवेट कंपनी बन जाता है। तो पहली बार अक्टूबर 2012 में SpaceX ने कार्गो को डिलीवर करने के लिए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कार्गो डिलीवर करने के लिए नासा के साथ एक कमर्शियल एग्रीमेंट साइन किया था। तब से लेकर अभी तक लगातार SpaceX कार्गोज डिलीवर कर रहा है। कार्गोज में ह्यूमंस होते हैं, कुछ सामान भी होते हैं जो भी रिक्वायर्ड होता है वहाँ पर। और ये 25th यहाँ पर नाम दिया गया है, हमने देखा यहाँ पर न्यूज़ में SpaceX 25th कार्गो मिशन, क्योंकि ये 25th कार्गो वहाँ पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुँचाया गया। अब ये क्रू ड्रैगन क्या है? तो क्रू ड्रैगन जो है ड्रैगन 2 स्पेसक्राफ्ट का पार्ट है, जो कि एक रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट है। रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट मतलब कि ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जाके वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वहाँ पर लोगों को छोड़ के वापस प्लैनेट पे आता है, अर्थ पे आता है, फिर ये बार बार इसको यूज़ किया जाता है प्रॉपर मेंटेनेंस के साथ, ठीक है। और ये जो ड्रैगन 2 है SpaceX द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। ये 5th क्लास का US स्पेसक्राफ्ट है जो कि ह्यूमंस को ऑर्बिट में पहुँचाता है। इसके पहले मर्करी, जेमिनी, अपोलो, स्पेस शटल प्रोग्राम्स, ये सारे स्पेस शटल प्रोग्राम हैं जो पहले ऐसा काम कर चुके हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया ये सारे गवर्नमेंट मिशंस है, गवर्नमेंट एजेंसीज ने इन सारे प्रोग्राम्स को लॉन्च किया था, ठीक है। और जो रॉकेट कैरी करता है इस ड्रैगन 2 को, उसका नाम है फाल्कन 9। अब फाल्कन 9 क्या है? तो फाल्कन 9 2 स्टेज रॉकेट है। 2 स्टेज रॉकेट मतलब क्या होता है? मतलब कि ये स्पेस में जाता है, बीच में इसका एक हिस्सा निकल जाता है, फिर आगे जाता है, फिर दूसरा हिस्सा निकल जाता है, या फिर दूसरा हिस्सा जो है पूरा स्पेस स्टेशन तक पहुंचने में मदद करता है। तो इसीलिए 2 स्टेज रॉकेट किया जाता है। ये भी SpaceX के द्वारा डिज़ाइन किया गया है और इसका काम है सेफली ह्यूमंस को स्पेसक्राफ्ट तक, वहाँ पर स्पेस स्टेशन तक ट्रैवल कराना, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्रू ड्रैगन। अब यहाँ पर हम इमेज की देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं SpaceX का जो ड्रैगन है कैसे दिखता है। बहुत सारी इमेजेस आपको इंटरनेट में मिल जाएंगे। अब हम इंडिया और प्राइवेट स्पेस कंपनीज़ की बात करें तो USA में तो बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज़ है जो अभी काम कर रही हैं ऐसे, ठीक है, लेकिन इंडिया में बहुत ही कम है। इंडिया में स्कोप अभी तक बहुत कम है। इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग काम नहीं करते हैं यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज़, और जो भी करती हैं वो मैक्सिमम इसरो, जो कि इंडिया का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो सिर्फ फैब्रिकेटिंग और कंपोनेंट्स जो रॉकेट और सैटेलाइट में जो कंपोनेंट्स लगते हैं उसी के लिए कोलैबोरेशन किया जाता है इसरो से, ठीक है।
और जो लॉन्च सर्विसेज होते हैं इंडिया में, जो भी लॉन्च सर्विसेज होते हैं, चाहे रॉकेट बनाना हो, चाहे लॉन्च व्हीकल बनाना हो, वो सिर्फ अभी तक इसरो के पास ही मोनोपोली है। इंडिया में कोई प्राइवेट प्लेयर्स ऐसा नहीं है जो कि ये काम करते हैं, राइट। अगर हम प्राइवेट पार्टिसिपेशन की बात करें, अगर इंडिया में ऐसी प्राइवेट कंपनीज आती हैं स्पेस एक्स के जैसे, तो क्या फ़ायदा होगा? तो सबसे पहले स्पेस टूरिज़्म आगे चलकर हम फ्यूचर में देखेंगे, स्पेस टूरिज़्म को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। स्पेस टूरिज़्म में देश को इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे, तो स्पेस टूरिज़्म में बेनिफिट मिल जाता है अगर इंडिया में प्राइवेट प्लेयर्स आते हैं। स्मॉल सैटेलाइट का एक रेवोल्यूशन चला है, ग्लोबली 17,000 से ज़्यादा स्मॉल सैटेलाइट एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं अगले 10 सालों में लॉन्च होने के लिए। तो अगर इंडिया भी प्राइवेट प्लेयर्स के साथ कोलैबोरेट करता है तो इंडिया के पास भी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, बिकॉज वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट एजेंसी इसरो। अगर हम प्राइवेट कंपनीज के साथ कोलैबोरेट कर पाते हैं तो हमारे पास और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आने की चांसेस रह सकती हैं, ठीक है। अब हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में जान लेते हैं। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक स्पेस स्टेशन है जहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स रिसाइड करते हैं। ये एक हैबिटेबल आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स रिसाइड करते हैं, ठीक है। इसका सबसे पहला कंपोनेंट जो है 1998 में लॉन्च किया गया था, और जो सबसे पहले लॉन्ग टर्म रेसिडेंट्स हैं वो नवंबर 2000 में वहाँ पर पहुँचे थे, और तब से लेकर लगातार अभी तक वहाँ पर कोई ना कोई वहाँ पर रिसाइड करता है। कोई ना कोई, मतलब नॉर्मल आदमी नहीं होते, एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जो वहाँ पर रिसाइड करते हैं और रिसर्च अपना कैरी आउट करते हैं। और जो ये ISS प्रोग्राम है ये जॉइंट प्रोजेक्ट है 5 देशों के स्पेस एजेंसीज़ के बीच में। नासा जो कि यूनाइटेड स्टेट्स का है, रॉसकॉस्मॉस रशिया का है, जाक्सा जापान का है, ESA यूरोप का है और CSA कनाडा का है। तो ये 5 देशों के स्पेस एजेंसीज़ हैं जिन्होंने मिलकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, और ये लगातार वहाँ पर रिसर्च होता रहता है। ओनरशिप की बात करें तो जो स्पेस स्टेशन का ओनरशिप है वो इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटीज़ एग्रीमेंट के द्वारा बनाया गया है, और इसको 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पहला रशियन ऑर्बिटल सेगमेंट है, दूसरा है यूनाइटेड स्टेट ऑर्बिटल सेगमेंट, जो कि बाकी सब देशों के द्वारा शेयर किया जाता है, राइट। यहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा एक कॉन्सेप्ट आया है लो अर्थ ऑर्बिट, यानी कि जो ISS है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वो लो अर्थ ऑर्बिट में सिचुएटेड है या फिर लोकेटेड है। तो अब ये लो अर्थ ऑर्बिट क्या है, इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ पर भी मैं ब्रीफ आउट कर देता हूँ। लो अर्थ ऑर्बिट इज़ अ नेम सजेस्ट एन ऑर्बिट दैट इज़ रिलेटिवली क्लोजर टू अर्थ सर्फेस। जनरली 1000 किलोमीटर तक होता है, और मिनिमम इसका जो लेंथ हो सकता है वो 160 किलोमीटर होता है। ये डिस्टेंस कहाँ से नापा जा रहा है? अगर ये सरफेस अर्थ का है तो ये जो डिस्टेंस होता है ये मिनिमम 160 किलोमीटर होता है, और मैक्सिमम जो हो सकता है वो 1000 किलोमीटर्स हो सकता है। ये रेंज जो है लो अर्थ ऑर्बिट में आता है, और इसी ऑर्बिट में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लोकेटेड है, ठीक है, या फिर रोटेट कर रहा है। अगर हम कंपेयर करें, एक एनालॉजी अगर हम देखें, तो जो एयरप्लेन्स होते हैं अर्थ से सिर्फ 14 किलोमीटर्स ट्रैवल करते हैं, मतलब 14 किलोमीटर के डिस्टेंस में एट मैक्स इतने हाइट पर ही एरोप्लेन्स ट्रैवल करते हैं। इससे ज़्यादा ऑल्टीट्यूड पर एरोप्लेन्स नहीं जाते हैं, यानी कि जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है ये इससे 10 गुना ज़्यादा सिचुएटेड है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस नहीं होती हैं। ऐसा आप मत सोचिए कि हवा में स्पेस स्टेशन लोकेटेड है, एयरप्लेन्स ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर ये डिस्टर्बेंस होता है, ऐसा कुछ नहीं है। डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, डिफरेंस है, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस न्यूज़। मूविंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज़। यहाँ पर स्पेस स्टेशन भी आप देख सकते हैं कैसा है। ये ऊपर से एक स्पेस स्टेशन बाहर से दिखता है, अंदर से कैसे दिखता है। मूवीज़ में आप देखते हैं बहुत फैंसी दिखाता है अंदर, कि बहुत लग्जूरियस है, लेकिन वैसा होता नहीं। देखिए यहाँ पर एक्चुअल में क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेस स्टेशन के अंदर कैसा दिखता है। मूविंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज़। न्यू टार्डिग्रेड स्पीशीज़ डिस्कवर्ड इन किर्गिस्तान। ये बायोडाइवर्सिटी GS पेपर 3 का हिस्सा है। अब हम देख लेते हैं ख़बरों में क्या है। तो जो एक नया स्पीशीज़ डिस्कवर किया गया है टार्डिग्रेड का, उसका नाम है कॉर्निशनिस्कस मिस्टेशिनस। तो ये नया स्पीशीज़ का नाम है। ये अपने जेनस का 11 स्पीशीज़ है, यानी कि इससे पहले 10 स्पीशीज़ और पाए जा चुके हैं। ये 11वां स्पीशीज़ है जिसका डिस्कवर किया गया है, ठीक है। और ये इसका हम बात करें लोकेशन की, ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये माउंटेन ऑफ ताशकोमूर जो कि जलालबाट नॉर्दर्न किर्गिस्तान रीजन में पाया जाता है। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन आपको बन सकता है, वनडे एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि जो टार्डिग्रेड का नया स्पीशीज़ है वो कहाँ पाया जाता है, या फिर कॉमनली कहाँ पर मिलता है ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और कलर की बात करें तो डार्क ऑरेंज कलर में आता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके अपीयरेंस की बात करें तो प्लम्प बॉडी, लार्ज राउंड एंड ब्लैक क्रिस्टलाइन आइज़, स्मूथ क्लॉज, ये सारे इसके फिजिकल फीचर्स हैं, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं इमेज में, ठीक है। अगर हम जनरल टार्डिग्रेड्स की बात करें तो ये कुछ ऐसे दिखते हैं, और फोटो आपको देखना हो तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये इस तरह का कुछ दिखता है। इसके बारे में जो ख़ास बातें हैं, जो फीचर्स वो हम देख लेते हैं। टार्डिग्रेड जो हैं सबसे पहले 1773 में पाए गए थे, राइट। इसको डिस्कवर किया गया है, ऐसा नहीं है कि इससे पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे। अगर हम एग्जिस्टेंस की बात करें तो अर्थ का जितने मास एक्सटिंक्शन हुए हैं अभी तक, अर्थ के टोटल 5 मास एक्सटिंक्शन हुए हैं। मास एक्सटिंक्शन के अलग अलग कारण होते हैं, बहुत फिक्स
प्रूफ तो नहीं है, लेकिन हाँ जो भी रिसर्चर्स बोलते हैं या समझते हैं उसमें अभी तक 5 मेजर मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं। जैसे कि आइस एज आया, आपने कार्टून्स में भी देखे होंगे। तो आइस एज में क्या हुआ, पूरी धरती पे बर्फ़ जम गई। अब बर्फ़ जमने से क्या हो गया, बहुत सारे मेजर स्पीशीज़ ख़त्म हो गए, कुछ स्पीशीज़ ही ज़िंदा रह पाए। उसके बाद एस्ट्रॉइड का इफेक्ट आया, जहाँ पर आप डायनासोर वगैरह थे वो सब ख़त्म हो गए। तो इस तरीके के 5 मास एक्सटिंक्शन हुए हैं, और इन 5 मास एक्सटिंक्शन में ये जो स्पीशीज़ हैं टार्डिग्रेड्स सर्वाइव कर पाई हैं। तो ये बहुत ख़ास बात है स्पीशीज़ के बारे में। और ये माइक्रोस्कोपिक इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं। अब इन्वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, ऐसे एनिमल्स या फिर ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि जिनके बैकबोन या फिर बोन्स ही नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे स्पाइडर हो गए, कछुआ हो गया, स्नेल, या फिर वर्म्स हो गए। तो ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं वर्टिब्रेट्स के। ये भी एक तरीके का वर्टिब्रेट्स है, यानी कि इसके अंदर कोई बोन्स नहीं है, और ये बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया, अर्थ के 5 मास एक्सटिंक्शन हो गए। एक्सटिंक्शन में कभी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ा, कभी बहुत ज़्यादा आग रहा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहा, फिर भी ये स्पीशीज़ सर्वाइव कर पाया। ठीक है, इसका कॉमनली इसको वाटर बियर या फिर मॉस पिगलेट के नाम से जानते हैं। मैक्सिमम एज ये स्पीशीज़ जहाँ तक सर्वाइव कर सकता है ये 60 ईयर्स, और जो साइज़ है इसका मैक्सिमम साइज़ है 0.5 मिलीमीटर है। ठीक है, और बिना खाना पानी के, इसको अगर कुछ न्यूट्रिशन खाना पानी नहीं मिल रहा है तब भी ये 30 साल तक सर्वाइव कर सकता है। सोचिए इस स्पीशीज़ के बारे में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये क्यों अभी तक ये एग्जिस्टेंस में है। टेम्परेचर की बात करें तो एज लेस एज -272 डिग्री तक सर्वाइव कर सकता है, और एट मैक्स 150 डिग्री सेल्सियस तक ये सर्वाइव कर सकते हैं स्पीशीज़, और -20 डिग्री सेल्सियस तक तो ये 10 साल तक सर्वाइव कर सकते हैं। राइट, तो दिस वॉज ऑल अबाउट टार्डिग्रेड स्पीशीज़। ये ऐसे दिखते हैं, मैं बता चुका हूँ। Now moving to next news, the second phase of GOAL program was launched on 28th June 2022 with an aim to digitally upskill tribal youth। ये GS पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशन का हिस्सा है। यहाँ पर क्या है वो हम देख लेते हैं। ये कोई नया चीज़ नहीं है, गोल प्रोग्राम 1 पहले से ही लॉन्च किया गया था, लेकिन इसको अपग्रेडेड प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। दैट्स वाई वी आर डिस्कसिंग इट ओवर हियर। न्यूज़ में क्या है वो हमने देख लिया। अब गोल क्या है, तो ये एक मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और फेसबुक का जॉइंट इनिशिएटिव है। फेसबुक का अब नाम मेटा रखा गया है, और गोल का फुल फॉर्म क्या है, गोल मतलब है गोइंग ऑनलाइन एज ए लीडर। मतलब कि ऑनलाइन आप एज ए लीडर जाके जो भी आपके व्यूअर्स हैं, यहाँ पर ट्राइबल अफेयर्स हैं तो आपके व्यूअरशिप जो भी होगी वो ट्राइबल्स होंगे। ट्राइबल्स में जो लोग रहते हैं वो आपके व्यूअर्स होंगे। तो उनको कैसे बताना समझाना चीज़ों को, मार्केट में क्या चल रहा है, आप बिज़नेस कैसे कर सकते हैं, ये सब इस इनिशिएटिव का एक हिस्सा है। अब हम गोल की बात करें, जो सबसे पहला प्रोग्राम था, द फर्स्ट फेज ऑफ गोल प्रोग्राम वाज लॉन्च एज अ पायलट प्रोजेक्ट इन May 2020 एंड इट वाज कंप्लीटेड बाय 2021। मतलब दिसंबर 2021 तक ये ख़त्म हो गया था। पायलट प्रोजेक्ट की तरह लॉन्च किया गया था, मतलब टेस्ट किया जा रहा था कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा। तो पहले फेज़ में 40 से प्लस घंटों का ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जा रहा था 3 मेजर पिलर्स पे। कम्युनिकेशन एंड लाइफ स्किल, इनेबलिंग डिजिटल प्रेजेंस एंड लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप। कम्युनिकेशन मतलब कि आप कैसे बात करेंगे, लाइफ स्किल यानी कि आप कैसे यूज़ करेंगे चीज़ों का, डिजिटल प्रेजेंस यानी कि आप कोई बिज़नेस करते हैं तो आप उसको डिजिटली कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं, वेबसाइट, एप्लीकेशन, इन सब के बारे में बताया गया। लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, इन सब के बारे में बताया गया। फंड्स की बात करें तो इस प्रोग्राम का जो सारा फंडिंग है वो मेटा यानी कि फेसबुक प्रोवाइड करता है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स कोई भी फंड प्रोवाइड नहीं करता है, सिर्फ ये एक जॉइंट इनिशिएटिव दिया है। कुछ प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, बाकी के जो भी फंड्स रिक्वायर्ड होते हैं वो मेटा यानी कि फेसबुक कंपनी देता है, फेसबुक इंडिया स्पेशली। गोल 2.2 की बात करें तो ये जो भी ट्राइबल्स के यूथ हैं उनको डिजिटली इनेबल करना, उनको अपस्किल करना, उनको डिजिटली बताना कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या चीज़ें अभी अवेलेबल हैं ऑनलाइन में, वो सब सारी चीज़ों को लेकर अवेयर कराना, ये इसका एक मेजर ऑब्जेक्टिव है। गोल 2.0 का जो स्पेशल फोकस होगा वो 10 लाख मेंबर्स से होगा। और ये 10 लाख मेंबर्स आएंगे कहाँ से, 50,000 से ज़्यादा बंधन सेल्फ ग्रुप हैं, यहाँ से ये सारे मेंबर्स निकल के आएंगे, इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, और ट्रेनिंग किस हिसाब से दी जाएगी, करंट मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से, लाइक पैकेजिंग किस हिसाब से हो रहा है, ब्रांडिंग क्या होता है, मार्केटिंग कैसे किया जाए किसी प्रोडक्ट का, इन सबसे रिलेटेड यहाँ पर ट्रेनिंग किया जाएगा। और गोल 2 जो है एक मैक्सिमम पार्टिसिपेशन पे भी यहाँ पर जोर दे रहा है। मतलब ट्राइबल्स में जो भी है यहाँ पर 10 लाख मेंबर्स हमने देखा, तो ये मैक्सिमम पार्टिसिपेट कर सके अपने आप को, ये इसका एक मेजर अहम हिस्सा रहेगा। कैसे, चैटबॉट्स उनको प्रोवाइड किया जाएगा। चैटबॉट क्या होता है, चैटबॉट यानी कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाता है। मान लीजिए आपको कोई डाउट है तो आप चैट पे अपने डाउट को लिखेंगे तो ये आर्टिफिशियली जो ऑलरेडी डेवलप्ड क्वेश्चन आंसर होते हैं वो आपको आंसर देंगे। अगर आपको आंसर नहीं सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिलता है तो ये आपको फिर दूसरे मेथड्स फॉलो किए जाएंगे वहाँ पर। ठीक है, ये हम देख चुके हैं कि पूरी तरीके से ये फेसबुक के द्वारा फंडेड है ये प्रोग्राम। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक,
यहाँ पर ये गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जीएस पेपर 2 का हिस्सा है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ये न्यूज़ में क्यों है वो हम देख लेते हैं। ये द हिंदू में पब्लिश हुआ है, यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है। तो ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट 9008 करोड़ लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट पर खर्च करने वाली है अगले 5 साल में। ठीक है, अब यहाँ पर राष्ट्रीय गोकुल मिशन का जो ऑब्जेक्टिव होता है या फिर क्यों इसको लाया गया था, इसका ऑब्जेक्टिव, मेजर ऑब्जेक्टिव होता है प्रोडक्टिविटी ऑफ बोविन्स एंड इंक्रीजिंग मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा देश में तो इकॉनमी का ग्रोथ होगा, जो भी फार्मर्स होते हैं या फिर जो भी ऐसे काम करते हैं, डेयरी का काम करते हैं, उनके लिए बेनिफिशियल होगा। प्लस फूड सिक्योरिटी, जो भी न्यूट्रिशंस हैं वो भी लोगों को मिलेगा। इसके साथ ही जेनेटिक, जो हाईली जेनेटिक होते हैं मेरिट बुल्स ब्रीडिंग पर्पस के लिए, उसको प्रोपोगेट करना, उसको एक्सपैंड करना। ब्रीडिंग क्या होता है, जैसे मेल्स फीमेल्स होते हैं, ब्रीडिंग होता है तो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, और ऑफस्प्रिंग के प्रोड्यूस होने के साथ साथ ही मिल्क का प्रोडक्शन भी होता है। इसलिए यहाँ पर प्रॉपर ब्रीडिंग सिस्टम जनरेट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। नेचुरली बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है, अच्छे क्वालिटी के बुल्स नहीं मिलते हैं, अच्छे क्वालिटी के स्पर्म्स नहीं मिलते हैं, इसलिए जो ऑफस्प्रिंग होते हैं और जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो प्रॉपर नहीं होता है। इसलिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत में यहाँ पर ये प्रॉपर ब्रीडिंग सिस्टम को प्रोपोगेट करने का यहाँ पर एक मेजर इसका ऑब्जेक्टिव रहा है। अगला है टू एनहांस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कवरेज थ्रू स्ट्रेंथनिंग ऑफ ब्रीडिंग नेटवर्क। तो ब्रीडिंग नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करना, मान लीजिए किसी के पास काउज, गाय हैं या फिर भैंस हैं, तो जो एक सीमेन होता है, बुल से जो सीमेन निकलता है, उसको आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करना, आर्टिफिशियली वहाँ पर लोगों तक पहुँचाना, ताकि प्रॉपर ब्रीडिंग नेटवर्क हो सके और प्रॉपरली एक अच्छे से मिल्क प्रोडक्शन हो सके, स्केल इसका बढ़ाया जा सके। ठीक है, और इंडिजिनस कैटल और बफलो रियरिंग को भी यहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए 16 गोकुल ग्राम्स और 2 नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर भी ओपन किया गया है। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन का एक मेजर ऑब्जेक्टिव्स है। अब बढ़ते हैं आज के हमारे आखिरी टॉपिक में। सिकंदराबाद बनालू किक्स ऑफ एमिड फैनफेयर गेटी। तो ये जीएस पेपर 1 कल्चर का हिस्सा है। अब ये खबरों में क्यों है, क्योंकि तेलंगाना का सदर स्टेट जो है वो बनालू फेस्टिवल, जो कि बहुत फेमस है, वो अभी करेंटली सेलिब्रेट कर रहा है। इसका जो रिलेशन है, ये हैदराबाद और सिकंदराबाद, जो कि ट्विन सिटीज़ के नाम से जाने जाते हैं, वहाँ से इसका रिलेशन है, क्योंकि वहाँ से इसका ओरिजिन हुआ था और वहाँ पर भी ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। अब बनालू फेस्टिवल क्या है वो हम जान लेते हैं। तो ये एक ट्रेडिशनल फॉक फेस्टिवल है जो कि हर साल तेलुगु के महीने अषाधाम तेलुगु का मंथ है, जो कि जून और जुलाई के बीच में पड़ता है। ये सेलिब्रेट किया जाता है कहाँ कहाँ पर, हैदराबाद और सिकंदराबाद में, और तेलंगाना के कुछ पार्ट में। तेलंगाना पूरे स्टेट्स में नहीं सेलिब्रेट किया जाता है, तेलंगाना के कुछ हिस्सों में ही सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, बनालू फेस्टिवल में क्या होता है, तो बनालू फेस्टिवल में ट्रेडिशनल बोनम यानी कि भोजनम, बोनम जो निकला है भोजनम से निकला है। 25 अलग अलग महाकाली के टेम्पल्स में जाके लोग प्रसाद अर्पण करते हैं। यहाँ पर प्रसाद वहाँ पर या फिर जो भी भोजनम होते हैं वो देते हैं। अगर हम इस फेस्टिवल के ओरिजिन की बात करें तो ये 18th सेंचुरी की बात है, हैदराबाद स्टेट में, वहाँ पर ये ओरिजिन हुआ। वहाँ पर एक स्टोरी है, इससे रिलेटेड बताया जाता है कि 1813 में हैदराबाद में एक प्लेग आया। प्लेग यानी कि एक तरीके का एपिडेमिक है। अभी पैंडेमिक आया था कोरोना, उसी तरीके से एपिडेमिक होता है जो कि एक फिक्स एरिया में लोकेटेड होता है। तो वहाँ पर हैदराबाद, सिकंदराबाद, इन सब के एरिया के लोग अफेक्टेड थे और 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी। उसी बीच एक मिलिट्री को वहाँ पर डिप्लॉय किया गया हैदराबाद से उज्जैन के लिए, मतलब जो मिलिट्री थे वो हैदराबाद से उज्जैन की तरफ मूव करने लगी। तो हैदराबाद वाले जो ये मिलिट्री की बटालियन थी वो बहुत ज़्यादा कंसर्न थी इस एपिडेमिक को लेकर, और उज्जैन में महाकाली का जो टेम्पल था वहाँ पर जाके इन्होंने प्रार्थना किया कि अगर ये जो एपिडेमिक है थम जाता है, लोगों की मौत रुक जाती है, तो हम महाकाली का एक जो मंदिर है वहाँ पर जाके हम सिकंदराबाद में इस्टेब्लिश करेंगे। तो ऐसा माना जाता है कि एपिडेमिक रुक गया और ये बटालियन वापस वहाँ पर सिकंदराबाद में जाके महाकाली का टेम्पल इस्टेब्लिश किया गया और भोजन अर्पण किया। ये जहाँ हमने देखा ना, भोजनम, रिचुअल्स, ट्रेडिशनल भोजन वहाँ पर अर्पण किया गया। तब से लेकर अभी तक ये फेस्टिवल लगातार मनाया जाता है। तेलंगाना के दूसरे मेजर फेस्टिवल की बात करें तो बटुकम्मा फेस्टिवल, समक्का, सरक्का, जरातारा, ये सारे फेस्टिवल जो हैं वहाँ के मेजर फेस्टिवल हैं। अगर हम इस फेस्टिवल के रिचुअल्स की बात करें तो यहाँ पर ये सबसे पहले तो ये फेस्टिवल गॉडेस महाकाली को डिवोटेड है। तो अलग अलग महाकाली के जो फॉर्म्स होते हैं उनको इस फेस्टिवल में वर्शिप किया जाता है, जैसे यलम्मा, म्यसमा, डोकलम्मा, पेडम्मा, पुचम्मा, यलम्मा, पुलरम्मा, अनकलम्मा, ये सारे गॉडेस महाकाली के अलग अलग फॉर्म्स हैं। इन सभी का यहाँ पर पूजा किया जाता है। और इस समय जो रिचुअल्स फॉलो किया जाता है तो पके हुए चावल, दूध और गुड़, इनके साथ पकाया हुआ जो चावल होता है, चाहे मिट्टी का बर्तन होता है चाहे ब्रास का बर्तन होता है, उसमें रख कर और उसको नीम के पत्तों से सजाया जाता है।
हल्दी लगाया जाता है उस पर, आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं। और औरतें अपने सर पर इस भोजन को लेकर मंदिरों में जाके अर्पण करती है। इस तरीके से इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये एक आस्था का फेस्टिवल है, राइट। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीकली न्यूज़ एनालिसिस। आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है या फिर कोई भी टॉपिक ना समझ में आया हो, या फिर अगर आप चाहते हैं कोई भी अलग टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं, प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। Thanks once again for watching the video, and please like, share and subscribe Bo Thakur IAS Academy YouTube channel to get regular updates. See you in next video. Till then, goodbye.